हेलो एवरीवन, आप सभी का इंटेलिजेंस गैलेक्सी में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, आज का जो मेरा टॉपिक है वो होम साइंस सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस का है। सिलेबस की बात की जाए तो हम लोगों ने सिलेबस पर डिस्कस किया था। अब हम लोग देखेंगे पार्ट ए में जो फर्स्ट यूनिट है उसके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। पार्ट ए की बात की जाए तो उसमें वस्त्र आपको पढ़ना होगा, वस्त्र का परिचय और हमारे दैनिक जीवन में वस्त्र का क्या महत्व है, स्रोत के आधार पर रेशों का वर्गीकरण क्या होता है, रेशों के सामान्य गुण कौन कौन से हैं, रेशा किसे कहते हैं, इसके बारे में हम क्या करेंगे, डीपली डिस्कस करेंगे। अब देखिए, जो वस्त्र होता है, वस्त्र मनुष्य की दूसरी मूलभूत आवश्यकता है। समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए वस्त्र आवश्यक है। प्राचीन काल में मनुष्य क्या करता था, अपने तन को ढकने के लिए, मौसम के दुष्प्रभावों से बचने के लिए पेड़ पौधों की छाल, घास पत्ते, जानवरों की खाल आदि का उपयोग करता था। लेकिन आज के समय में इसकी तकनीकों में बहुत गुणवत्तापूर्ण सुधार हुआ है। तो वस्त्र की बात करें तो वस्त्र जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। वस्त्र का मुख्य कार्य शारीरिक सुरक्षा प्रदान करना, सौंदर्य में निखार लाना, सामाजिक विकास करना, मानसिक विकास करना, व्यक्ति की पहचान बनाना। वस्त्र जीवन में विभिन्नता लाकर निरसता को दूर करते हैं। वस्त्र व्यक्ति को फैशनेबल बनाता है। किसी भी कला आकृति को सुंदर व महत्वपूर्ण बनाने के लिए कला के मूल तत्वों व सिद्धांतों की जानकारी होना आवश्यक है। कलाकार क्या करता है? कलाकार अपने कला के तत्वों का प्रयोग करके ऐसी रचनाएं बनाता है जो मन को लुभाने वाली तथा संतोष प्रदान करने वाली होती हैं। सुंदर व आकर्षक वस्त्रों में भी कला के तत्वों का उचित प्रयोग की भूमिका है। कपड़े पर रेखाओं, रंग आदि तत्वों का प्रयोग करके कपड़े को सुंदर डिजाइन बनाया जा सकता है। वस्त्र की बात की जाए तो वस्त्र केवल हमारी मूलभूत आवश्यकता ही नहीं, अपितु वर्तमान में ये हमारी शारीरिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक आवश्यकता भी बन चुके हैं। ठीक है। व्यक्तित्व के विकास में वस्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। ओढ़ने, बिछाने, घरेलू कार्यों में इनका उपयोग किया जाता है, जिनके लिए हम वस्त्र धारण करते हैं। अब हम देखते हैं कि वस्त्रों का जो महत्व है, यानी कि हमारे दैनिक जीवन में वस्त्रों का महत्व निम्न प्रकार से है। तो जो पहला आपका पॉइंट है वो क्या है? शारीरिक सौंदर्य एवं आकर्षक बढ़ाने में। ठीक है। मौसम से सुरक्षा की बात की जाए तो सर्दियों में सर्द से बचने के लिए, गर्मियों से गर्म से बचने के लिए लोग क्या करते हैं? वस्त्र को धारण करते हैं। कार्य क्षमता बढ़ाने में, व्यक्तित्व निर्माण में, सामाजिक प्रतिष्ठा बनाने में, निस्तारण की सरलता से, इन सब में क्या है? वस्त्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर अगला पॉइंट है शारीरिक आवरण के लिए पहचान के रूप में। ड्रेस कोड से ही हम पहचान जाते हैं ना कि ये फौज में है, ये डॉक्टर है, तो ये मतलब ये है। तो ऐसे से हम क्या करते हैं? ड्रेस कोड दे करके ही पहचान जाते हैं। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा में, गृह सज्जा एवं सजावट के लिए, औद्योगिक उपयोग के लिए, इन सब में वस्त्र का बहुत होना जरूरी है। अब देखिए, आइए हम बात करते हैं कि वस्त्र के हिस्ट्री को पढ़ते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं। तो वस्त्र को ही टेक्सटाइल कहा जाता है और टेक्सटाइल लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रेशे से बने कपड़े। कपड़े हमारे सभ्यता, सामाजिकता, संस्कृति, प्रतिष्ठा, मनोवैज्ञानिक पक्ष, व्यक्तित्व को निखारता है। वस्त्र व्यक्ति का आईना है। वस्त्र मंत्रालय द्वारा इसे कब सृजित किया गया था? नवंबर 1985 में। ठीक है। यदि सबसे पहले वस्त्र का उपयोग किस दृष्टि से हुआ था? तो सुरक्षा की दृष्टि से हुआ था। ठीक। अब आइए हम देखते हैं कि वस्त्र विज्ञान की उत्पत्ति की कितनी अवस्थाएं हैं, उनके बारे में बात करें तो वस्त्र विज्ञान के उत्पत्ति के 5 अवस्थाएं हैं। 5 अवस्थाओं की बात की जाए तो पहला आपका है नग्न अवस्था, दूसरा है शिकार की अवस्था, तीसरा है कृषि की अवस्था, चौथा है सामाजिक अवस्था और अगला है आधुनिक जो वर्तमान में चल रहा है। नग्न अवस्था की बात की जाए तो नग्न में लोगों को सुरक्षा की आवश्यकता पड़ी
और लोग क्या करने लगे, पेड़ों की छाल से अपनी सुरक्षा करने लगे। शिकार की अवस्था में देखा जाए तो शिकार जब करते थे वो लोग तो दैनिक लताओं का प्रयोग करते थे और जानवरों की खाल का उपयोग करते थे। लेकिन जैसे जैसे इनके अंदर बौद्धिक स्तर का विकास हुआ, वो लोग कृषि की अवस्था में पहुंच गए। तो वहाँ उन्होंने क्या देखा, उनको ज्ञात हुआ कि प्राकृतिक रेशा का विकास हुआ और वहीं से कपड़ा बुनना शुरू हो गया। सामाजिकता की बात करें तो सामाजिकता की बात में सभ्यता का विकास हुआ, लोग समाज में रहने लगे। ठीक है, उनके वर्ण के आधार पर कपड़े का बंटवारा हुआ, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय। फिर आधुनिकता की बात की जाए, जो वर्तमान में मशीनीकरण भी द्वारा रेशों का विकास हो रहा, मशीनीकरण द्वारा क्या हो रहा, कपड़े की बुनाई हो रही है। इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डीपली देखेंगे। वस्त्र विज्ञान के सिद्धांत की बात की जाए तो ये तो था, क्या था, वस्त्र विज्ञान की उत्पत्ति के 5 अवस्थाएं थी। अब हम लोग क्या देखेंगे, वस्त्र के उत्पत्ति के सिद्धांत। वस्त्र के उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में देखा जाए तो पहला आपका है लज्जाशील, जिसको मॉडेस्टी कहते हैं। फिर है अलज्जाशील, जिसको इनमॉडेस्टी कहते हैं। सुरक्षा, प्रोटेक्टिव थ्योरी, सजावटी सिद्धांत, डेकोरेटिव थ्योरी। मॉडेस्टी की बात की जाए तो मॉडेस्टी में लोगों को शालीनता आने लगा, शर्म आने लगा और लोग क्या किए, शर्म बस कपड़ा पहनना शुरू कर दिए। इन मॉडेस्टी की बात की जाए तो इन मॉडेस्टी में लोग उन शरीर को ढके जो मतलब दिखाया ना जा सके, यानी कि लोगों के द्वारा उन शरीरों को ढका गया जो दिखाया ना जा सके। प्रोटेक्टिव थ्योरी की बात की जाए तो लोगों को सुरक्षा की आवश्यकता पड़ी और लोग सुरक्षा के लिए जानवरों की खाल और जानवरों की सुरक्षा के लिए, आपदाओं से बचने के लिए जो है क्या किए, सुरक्षात्मक सिद्धांत का प्रयोग किए। अब ये इस दृष्टि से देखा जाए, सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण है। सजावटी सिद्धांत की बात की जाए तो आवश्यकता से ज़्यादा उपयोग करना, यानी लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी ड्रेस कोड पहन रहे हैं तो उस पर अपने उस ड्रेस के अकॉर्डिंग मैचिंग लगा करके, ठीक है, स्लीपर हुआ, श्रृंगार के जो आइटम हुए, सब लोग क्या करते हैं, पहनते हैं। तो आवश्यकता से ज़्यादा उपयोग करना किसका हो रहा है, डेकोरेटिव थ्योरी का हो रहा है। ठीक है, फिर देखते हैं हम, वस्त्र तो इतना देख लिए, लेकिन वस्त्र कैसे बनता है, रेशों से बनता है। पहले रेशा होगा, फिर रेशे से क्या होगा, धागा बनता है, फिर धागे से क्या होगा, कपड़ा बनता है, फिर कपड़े से पहनने योग्य कपड़ा बनता है। वस्त्र की सबसे छोटी इकाई की बात की जाए तो रेशा है। अब हम लोग क्या करेंगे, रेशे के बारे में देखेंगे कि रेशा क्या होता है, रेशा किसे कहते हैं। ठीक है, रेशा की बात की जाए तो रेशे को ही तंतु कहते हैं, रेशे को ही फाइबर कहते हैं, फाइबर के नाम से भी जानते हैं। अब रेशे या तंतु जिसको कहते हैं, वस्त्र निर्माण की सबसे मूलभूत इकाई क्या है, रेशा है। इसके बिना वस्त्र का निर्माण संभव नहीं है। प्रकृति में अनेक प्रकार के रेशे विद्यमान हैं, परंतु सभी रेशे क्या होते हैं, वस्त्र निर्माण का कार्य संभव नहीं है, क्योंकि सभी रेशे में वह सभी गुण उपस्थित नहीं होते हैं जो वस्त्र निर्माण हेतु आवश्यक है। अतः वस्त्र निर्माण में उपयोग होने वाले रेशों या तंतुओं को उनके विविध स्रोतों से एकत्र किया जाता है। तत्पश्चात उसके बाद उनकी कताई करके सूत या धागा बनाया जाता है। ठीक है, जिसे बुन करके क्या होता है, विविध प्रकार के वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार समझा जा सकता है कि पहले रेशा होगा, फिर रेशे से धागा बनेगा, फिर धागे से वस्त्र बनता है, फिर वस्त्र से ही पहनने योग्य वस्त्र बनता है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर की, यानी जो है रेशे का वर्गीकरण देखें तो रेशे का वर्गीकरण 2 प्रकार से हुआ है। पहला आपका लंबाई के आधार पर, दूसरा है प्राप्ति के आधार पर। बट आपके सिलेबस में है स्रोत के आधार पर, जिसको हम प्राप्ति के आधार पर कहते हैं। प्राप्ति के आधार पर रेशे का वर्गीकरण कितने होते हैं तो उनके बारे में हम देखेंगे। यहाँ देखते हैं रेशे का वर्गीकरण लंबाई के आधार पर, फिर है क्या है, प्राप्ति के आधार पर। लंबाई के आधार पर बात किया जाए तो रेशे 2 प्रकार के होते हैं, एक फिलामेंट होता है, दूसरा स्टेपल होता है। फिलामेंट की बात की जाए तो जितने भी दीर्घ आकार यानी लंबे रेशे होंगे उनको फिलामेंट कहते हैं, और जितने छोटे रेशे होंगे उनको स्टेपल कहते हैं। ठीक है,
फिलामेंट यानी लंबे रेशे का मापन किसमें होता है? मीटर में होता है। और जितने भी कृत्रिम जगत के रेशे हैं वो क्या होंगे? लंबे होंगे, यानी कि फिलामेंट होंगे। लेकिन प्राकृतिक जगत में भी सिल्क ऐसा रेशा है जो कि किस में आता है? फिलामेंट में आता है। ठीक, यानी कि प्राकृतिक जगत में केवल एक सिल्क को छोड़ करके सारे रेशे स्टेपल में आते हैं, लेकिन सिल्क क्या है? फिलामेंट में आएगा। और कृत्रिम जगत के जितने सारे रेशे हैं वो फिलामेंट ही होंगे, अर्थात लंबे रेशे होंगे। फिर स्टेपल की बात की जाए तो जो दूसरा पॉइंट था स्टेपल, स्टेपल यानी लघु आकार का, यानी छोटे आकार के रेशे। जितने भी प्राकृतिक जगत के रेशे हैं, यानी कि सिल्क को छोड़ करके, सिल्क को आप लोगों ने देखा कि ये क्या है? फिलामेंट है। यानी सिल्क को छोड़ करके जितने भी रेशे हैं वो उनका मापन किस में होगा? इंच में होगा। यानी कि लंबे रेशे का मापन मीटर में होता है और स्टेपल रेशे का मापन इंच में होता है। ठीक है, अब फिलामेंट की बात की जाए, यानी कि लंबे रेशे की बात की जाए, तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक आपका है मोनोफिलामेंट और दूसरा है मल्टी फिलामेंट। मोनोफिलामेंट की बात की जाए तो इसमें एक ही प्रकार के रेशे होंगे, और मल्टी फिलामेंट की बात की जाए तो इसमें अनेक प्रकार के रेशे होंगे। ठीक है, यानी फिलामेंट दो प्रकार के होते हैं, मोनोफिलामेंट और मल्टी फिलामेंट। मल्टी का नाम अर्थ नाम से ही स्पष्ट है कि मल्टी यानी अनेक प्रकार के रेशे जहाँ मिले हुए होंगे उसको मल्टी फिलामेंट कहते हैं। अब स्रोत के आधार पर देखें, यानी कि प्राप्ति के आधार पर देखें रेशो के प्रकार, तो रेशो के प्रकार इस प्रकार हैं। यानी कि जो स्रोत के आधार पर हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक आपका है प्राकृतिक रेशा और दूसरा क्या है? कृत्रिम जगत का रेशा। प्राकृतिक जितने भी प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुए होंगे रेशे उनको हम प्राकृतिक रेशा कहते हैं। कृत्रिम रेशा की बात की जाए जो मानव द्वारा केमिकल विधियों से बनाया गया रेशा ही कृत्रिम जगत का रेशा है। ठीक है, प्राकृतिक की बात की जाए तो हम लोग अपने हाथों से नहीं बना पाएंगे, इसमें प्रकृति के द्वारा दिए गए प्रकृति प्रदत्त है ये रेशा। जैसे आपका वनस्पतिक जगत हो गया, प्राणिज हो गया, खनिज हो गया। प्राकृतिक रेशों की बात की जाए तो तीन प्रकार के होते हैं। एक आपका है वनस्पतिक जगत का और दूसरा है प्राणिज और तीसरा है खनिज। ठीक, वनस्पतिक जगत की बात की जाए तो वनस्पतिक जगत से बीज से प्राप्त होता है, तने से प्राप्त होता है, पत्ती से प्राप्त होता है। बीज से देखा जाए तो बीज से आपका कपास और कापोक होगा। दो ही रेशे ऐसे होते हैं जो बीज से प्राप्त होते हैं, एक कपास और एक कपोक। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कापोक से वस्त्र नहीं बनता है। तने की बात की जाए तो तने से प्राप्त होने वाले रेशे आपका हेम्प है, लिलन है, रेमी है, जूट है, कोयर है, अबाका है, मनीला है, क्योर है। ये सारे के सारे रेशे तने से प्राप्त होते हैं। पत्ती की बात की जाए तो पत्ती से दो रेशे प्राप्त होते हैं, एक पिना होगा और एक सीसल। पिना अनानास के पत्ती से होता है और सीसल एक प्रकार का आपका पेड़ है। ये था वनस्पतिक जगत। प्राणिज की बात की जाए तो दूसरा पॉइंट आपका प्राणिज है। प्राणिज को प्रोटीन फाइबर के नाम से भी जानते हैं, प्राणिज रेशा के नाम से भी जानते हैं, जांतो रेशा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब प्राणिज की बात की जाए तो दो ही रेशे ऐसे होते हैं, एक आपका सिल्क है जिसको हम रेशम कहते हैं, दूसरा आपका ऊन है। ठीक, तीसरा पॉइंट आपका है खनिज। खनिज की बात की जाए तो सोना, चांदी, एस्बेस्टास जिसको अग्नि अवरोधक कहते हैं। यानी आप लोगों ने मूवी में देखा होगा कि कहीं आग लगा रहता है, हीरो ऐसे कूद जाता है फिर जलता भी नहीं है, निकल जाता है ना, तो वो एस्बेस्टास से बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट क्या थे? प्राकृतिक रेशा। अब हम लोग देखते हैं क्या? कृत्रिम रेशा, यानी कृत्रिम जगत का रेशा। ठीक है, तो कृत्रिम जगत भी दो प्रकार के होते हैं, एक मानव निर्मित होता है, एक मानव द्वारा रासायनिक विधियों से निर्मित होता है, रसायनों द्वारा बनाया जाता है, और एक मानव के द्वारा। तो मानव निर्मित जो रेशा आपका होता है वो रेयान है, लायोसेल है। ठीक है, रेयान क्या होता है? सेलुलोजिक रेशा। यदि आपसे कोई पूछता है कि मानव द्वारा निर्मित सेलुलोजिक रेशा कौन कौन से हैं, तो आप क्या बताओगे? रेयान है और लायोसेल है। रेयान के जनक की बात की जाए तो रेयान के जनक जो होते हैं वो काउंट डी छिलेरी चार्टोनेड हैं। ठीक है, अब ये क्या किए? इसमें 50% यानी 50% सेलुलोज और 50% केमिकल को मिला करके इस रेशे का निर्माण हुआ।
अब इसमें इस रेयान को क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल रेशा भी कहते हैं। किसको, रेयान को, ठीक। यानी मानव द्वारा निर्मित रासायनिक यानी सेलुलोजिक रेशा के नाम क्या है, तो रेयान होगा और लायोसेल होगा। रासायनिक रेशा की बात की जाए तो रासायनिक रेशा आपका नायलॉन होगा। नायलॉन को किन किन नाम से जानते हैं, जादुई रेशा के नाम से जानते हैं, सुलभ रेशा के नाम से जानते हैं, मैजिक फाइबर के नाम से भी जानते हैं, धो और पहनों के नाम से भी जानते हैं ना। ये पूर्णतः किससे बने हुए होते हैं, रसायन से बने हुए होते हैं। और रसायन में आपका डेक्रान है, आरलान है, पॉलिस्टर है, जरन है, फाइबर है, ठीक है। तो ये स्रोत के आधार पर रेशों का वर्गीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक होता है और दूसरा क्या होता है, कृत्रिम होता है। प्राकृतिक में आप लोगों ने 3 पॉइंट देखा, यानी प्राकृतिक भी 3 प्रकार के होते हैं, वनस्पतिक होता है, प्राणिज होता है और खनिज होता है। वनस्पतिक की बात की जाए तो ये भी बीज से प्राप्त होता है, तने से प्राप्त होता है और पत्ती से प्राप्त होता है। प्राणिज की बात की जाए तो प्राणिज को ही प्रोटीन फाइबर के नाम से जानते हैं और प्रोटीन फाइबर 2 ही रेशे हैं, एक ऊन है और दूसरा सिल्क है, ठीक है। खनिज की बात करें तो सोना, चांदी और एस्बेस्टॉस। फिर है कृत्रिम में, कृत्रिम में 2 होता है, एक मानव निर्मित, एक रसायन विधियों द्वारा। मानव निर्मित की बात की जाए तो रेयान होगा, लायोसेल होगा। रसायन विधि की बात की जाए तो नायलॉन होगा, ठीक। अब आइए हम आगे डिस्कस करते हैं कि जो रेशों के सामान्य गुण हैं वो गुण कौन कौन से हैं और रेशों में कौन कौन से गुण होने चाहिए, उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब देखिए रेशों के सामान्य गुण क्या होने चाहिए, यानी कि जो पहला पॉइंट है, यानी पर्याप्त मजबूती होना चाहिए, ठीक है, पर्याप्त मजबूती होना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है वो होना चाहिए रेशे की लंबाई होना चाहिए, यानी रेशे की लंबाई जब होगी कोई भी कपड़ा अच्छा बनेगा, यानी कि रेशे की लंबाई होगी तो कपड़ा क्या होगा, अच्छा बनेगा। तीसरा जो पॉइंट आपका है, तीसरा जो पॉइंट है मजबूती, यानी जब रेशे में मजबूती होगी तो कपड़ा भी क्या होगा, मजबूत बनेगा, ठीक। चौथा पॉइंट की बात की जाए तो रेशे में क्या होना चाहिए, चमक होना चाहिए, ठीक है। रेशे में क्या होना चाहिए, चमक होना चाहिए। पांचवें पॉइंट की बात की जाए तो इसमें परस्पर जुड़ने की क्षमता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, परस्पर जुड़ने की क्षमता होना चाहिए। अब कैसी क्षमता होना चाहिए, नहीं रेशा में ऐसा गुण होना चाहिए कि जो तंतु हो वो आपस में क्या हो, जुड़ जाएं, ठीक है। तो आप परस्पर आपस में जुड़ने की क्षमता होनी चाहिए। छठवां जो पॉइंट आपका है वो क्या है, छठवां जो पॉइंट है वो है अवशोषकता का गुण होना चाहिए, अवशोषकता का गुण होना चाहिए, किसमें, रेशे में। फिर अगला है प्रतिस्थता का गुण होना चाहिए, प्रतिस्थता का गुण होना चाहिए। आठवां जो पॉइंट आपका है, आठवां जो पॉइंट है वो क्या है, रेशे की रचना, ठीक है, यानी रेशे की रचना सही होना चाहिए, रचना सही होना चाहिए, ठीक। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, ताप सहने की क्षमता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, ताप सहने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक। तो ये आज का आपका सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट यूनिट का जो आपका टॉपिक था ये है। इसमें से ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा और इसे आप लोग चाहे कॉपी में नोट डाउन बना लीजिए, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओके।